अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। बिलाखिर इंतजार खत्म हुआ और अब एक दूसरे के गले पड़ने वाले गले मिलने जा रहे हैं। मुल्क में सियासी तकरार, इंतशार और अदम इस्तेहकाम होने की उम्मीद भी पैदा हुई और मुमकिन सिविल नाफरमानी की तहरीक के शुरू होने का इम्कान भी मादूम हो गया है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुजामत के बजाय अब मुफाहमती सियासत का आगाज होने जा रहा है। हुकूमत ने भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है, जिसके बाद अब कल इन हरीफ फरीकैन के दरमियान मुज़ाकराती मेज सजने जा रही है। गो के इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ सारे मुज़ाहमती पत्ते खेलने के बाद ही मुज़ाकरात की हामी भरी थी, लेकिन उनकी जानिब से इस इकदाम को भी मस्बत सियासी और जमहूरी सोच की अक्कासी करार दिया जा रहा है, जिसका जवाब भी मस्बत और जमहूरी ही आना चाहिए था, जो देर से ही सही लेकिन आज आ गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मामला फहमी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी सालेक हुसैन और अलीम खान शामिल हैं। इससे कबल 6 दिसंबर को इमरान खान ने भी अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हामिद खान, एडवोकेट सलमान अकरम राजा, अलामा राजा नासिर अब्बास और हामिद रजा पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सियासी इख्तलाफात कम करने और करीब लाने के लिए सबसे ज्यादा मुतहर्रिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक थे, जिन्होंने दोनों फरीकैन से मिन्नत समाजत तक करने का ऐलान किया था और आज उसकी पेशरफ्त उनके लिए भी यकीनी तौर पर बाइस इत्मीनान है। तभी उन्होंने बगैर किसी ताखीर के फौरी तौर पर दोनों फरीकैन को कल ही मदऊ कर लिया है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों को मुलाकात की दावत देते हुए कल स्पीकर चैम्बर में दिन 11 बजे पहला इजलास तलब कर लिया है। अयाज सादिक का कहना है कि मसाइल मुज़ाकरात से हल करने के लिए वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशआइंद है। दोनों कमेटियों के अरकान से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि एक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी, बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। जब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी हुकूमत की जानिब से दिखाई गई इस लचक पर मस्बत रद्द अमल तो आ रहा है, लेकिन साथ ही अभी भी अपने मौक़िफ़ में मुज़ाहमती रद्द अमल को बिल्कुल भी बराए ताक नहीं रखा जा रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर तो गुज़िश्ता कई रोज से मुफाहमती कार्ड ही इस्तेमाल कर रहे हैं और आज भी उन्होंने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम किया, जिनके बकौल मुज़ाकरात में अच्छी सोच के तहत जामे बात होनी चाहिए, मुज़ाकराती अमल का टाइम फ्रेम तय होना चाहिए और वक्त की नज़ाकत देखते हुए मुज़ाकरात को मस्बत अंदाज से आगे बढ़ाना होगा। ताहम अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन उमर अयूब इस मुतालिक अभी भी हुकूमती कमेटी से ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है, जिनके बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात माने जाएंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक चल पड़ेगी। हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के उसके बाद हमारे 26 नवंबर को जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने, तो इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी। ना हुआ तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो सराखों पे, जो उन्होंने कहा है कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। मुज़ाकरात से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां लचक से ज्यादा दो टोक जुबानी मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, वहां अमली इक़दाम के तौर पर भी सियासी दावपेच खेलने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालिबात का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। ज़राए PTI के मुताबिक पार्टी की जानिब से 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की रिहाई की फहरिस्त तैयार कर ली है, जिसमें बानी PTI का नाम सरे फहरिस्त रखा गया है। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालिबात रखे जाएंगे। तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 इंतहाई सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होने का मुतालबा भी किया जाएगा। एक तरफ तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात को लेकर सख्त मौक़िफ़ रखती है, साथ ही साथ हुकूमत पर सिविल नाफरमानी की तलवार भी तान रखी है। वहां एक और हिकमत अमली अपनाते हुए हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ाने के लिए बाकी अपोजिशन जमातों को भी मुतहर्रक किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने मुज़ाकराती अमल तेज करने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिज़्ब इख्तलाफ से राब्ते का खुसूसी टास्क सौंप दिया है। इमरान खान की हिदायत के बाद तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन से राब्ता किया है, जिसके बाद आइंदा हफ्ते वज़ीर आला हाउस में अहम बैठक मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती अमल के हवाले से जमात इस्लामी, JUI और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं को एतमाद में लिया जाएगा। दूसरी जानिब
हुकूमत ने भी तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश की तमाम मुतालबात को पहले ही बबांगे दोहल मुस्तरद कर दिया है और यह वाजे कर दिया है कि अगर इन मुज़ाकरात का मकसद इमरान खान की रिहाई लेना है तो ये नामुमकिन है। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि एक सिविल नाफरमानी की तलवार हमारे सरों पे लटका के एक बंदूक जो है हमारी कनपट्टी पे तान के और फिर कहा जाए कि जी आप कमेटी बनाएं वरना नहीं तो हम सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। अगर कोई ये समझता है कि कमेटी ओवरनाइट तश्कील दे के ओवरनाइट मुज़ाकरात हो जाएंगे और ओवरनाइट तमाम तर मामला तय पा जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। अगर मुज़ाकरात का मकसद ही सिर्फ खान साहब की रिहाई पाना है तो फिर इन मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। अब ऐसे माहौल में जहां जुज़वी तौर पर ही सही लेकिन दस्तो ग़रीबा फ़रीक़ैन मुज़ाकराती अमल के लिए तैयार तो हो गए हैं, देखना यह होगा कि इस एक्सरसाइज को कामयाब बनाने के लिए कौन कितना कितना पीछे हटता है और दोनों फ़रीक़ैन के पास एक दूसरे को देने के लिए क्या कुछ है। दूसरी जानिब जहां कल का दिन तहरीक इंसाफ के लिए सियासी एतबार से मस्बत तो होने का इम्कान है ही, वहां कल ही के रोज तहरीक इंसाफ को जो कानूनी चैलेंज दरपेश हो सकता था, इस मुतल्लिक भी ये मस्बत खबर सामने आई है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा, जो कल सुनाया जाना था। गुज़िश्ता हफ्ते एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज करते हुए 23 दिसंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। ताहम अब जराए का कहना है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। इस मुतालिक अदालती अमले की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को आगाह कर दिया गया है और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद कल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले की नई तारीख देगी। इन तमाम मामलात और सियासी मंजरनामे पर होने वाली तब्दीलियों से मुतालिक मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने, जो इस वक्त खुद भी खबरों की जीनत बने हुए हैं जब उनकी साबका जमात या तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ एक महाज खोल रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, सियासी हिकमत अमली और बिलखुसूस सोशल मीडिया स्ट्रेटजी पर फवाद चौधरी की मुसलसल तनकीद ने तहरीक इंसाफ के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया और गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर फवाद चौधरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी को मुस्तरद करते हुए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जिसके मुताबिक इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को यह हिदायत की है कि वो फवाद चौधरी से अवामी तौर पर अलहदगी इख्तियार कर लें क्योंकि वो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत ने भी आज अनाउंस कर दी है और इस पर तकरीबन तमाम इत्तेहादी भी शामिल हैं, तो क्या समझते हैं आप कल स्पीकर चैम्बर में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इनसे कितनी आपको उम्मीद है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये मुज़ाकरात कामयाब भी हो सकते हैं? देखिए समर, पहली बात तो ये है कि आप भी समझते हैं कि जो ये मुज़ाकरात की कमेटी है ये इत्सेल्फ मुज़ाकरात का नतीजा है और मेरे ख़्याल में हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में अमन चाहता है, आश्ती चाहता है, वो समझता है कि सियासी टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो कमेटी बनी है इससे एक और ही साथ इवेंट ये हुआ है कि कल का केस अलकादर, वो भी एक जाली जो मुकदमा खान साहब के ऊपर है, उसमें तारीख आगे कर दी गई है। इसी तरह से मेरा ख़्याल है कि आज ये भी कह रहे हैं कि जो सिविल नाफरमानी की ऊपर जाना था पीटीआई ने, उसमें भी उन्होंने थोड़ी और नरमी की है। सो सियासी टेम्परेचर का नीचे आना अहम है और मेरा ये ख़्याल है कि कमेटी चाहे चलें एक ऑप्टिक्स के लिए बनी है क्योंकि मुज़ाकरात तो पीछे जो हैं वो कहीं और हो ही रहे हैं, तो लेकिन ऑप्टिक्स के लिए भी ज़रूरी था। और ये कमेटी बनने से सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के सियासी प्रिजनर्स हैं उनको रिहाई शुरू हो और कारकुनों से रिहाई शुरू हो। अगर आपने लीडरशिप के ऊपर कुछ आगे भी बात करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त वर्कर्स हैं, मेरा ख्याल है 5000 से ज़्यादा पीटीआई का वर्कर इस वक्त जेलों में है, उसकी रिहाई से असल टेम्परेचर नीचे आएगा। तो फवाद साहब, आप जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, बैक चैनल आप कोई बात कर रहे हैं कि कोई यानी कि जो जिन हलकों से तहरीक इंसाफ बातचीत करना चाह रही थी वहाँ कोई बैक चैनल कोई बातचीत चल रही है? ज़ाहिर है उसके बगैर तो एक मुज़ाकरात में जो मीट है वो नहीं आ सकता ना। अगर आप एक कामयाब मुज़ाकरात चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि वो मुज़ाकरात जो हैं वो बिहाइंड द सीन भी हुए होंगे और हो रहे हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से, उसके नतीजे में ही ये कमेटी जो है वो बनी है। और उन्होंने जो अली अमीन हैं उन्होंने उस दिन ख़ान साहब को भी यही बताया था कि उनकी बातचीत चल रही है। और मेरा ये ख़्याल है कि ये एक मुस्बत तरफ पेशरफ्त है
और ऐसे ही होता है हमेशा, सियासी मुज़ाकरात सामने भी होते हैं और एक बैक एंड के ऊपर भी चल रहे होते हैं, और आमतौर पे बैक एंड वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बैक एंड वाले इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये बड़ी यानी अहम बात है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली सही लेकिन मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, बातचीत शुरू हो चुकी है, वहाँ पर भी इंगेजमेंट आप उसे अगर कह लें तो। जी बिल्कुल, ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है। सही है। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत ने जो बताई है तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया है, ज़ाहिर है सबकी एक जो है राय शामिल इसमें है, जो मुज़ाकरात की तरफ गवर्नमेंट जारी है। तो ये बताएं कि इन मुज़ाकरात में एक पहली, जिस तरह आपने खुद बात की कि अलकादर वाला जो कल फैसला आना था, अनाउंस था कि वो 23 को फैसला आना है, वो आगे चला गया है। तहरीक इंसाफ ने भी सिविल नाफरमानी की मूवमेंट जो है वो कुछ दिन के लिए मजीद वो आगे कर दिया मामला, लेकिन इन नताइज का इन मुज़ाकरात का रिजल्ट ओरिएंटेड होना इन द लॉन्गर रन, आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ निकल पाएगा? ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं, जिस तरह आपने बात की कैदियों की रिहाई के हवाले से, उस पर हुकूमत की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। वो कह रहे हैं कि 9 मई या दीगर जो केसेस में तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार हैं या खान साहब हैं, उनको रिहाई किसी सूरत भी नहीं मिलेगी। तो तहरीक इंसाफ भी कह रही कि हमारा तो ये एजेंडे में ये चीज़ शामिल है कि हमने अपने कैदियों को रिहा करवाना है मुज़ाकरात या बातचीत के जरिए। तो इस ज़िम्मे में आपको लग रहा है कि कोई कामयाबी तहरीक इंसाफ को मिल सकती है? देखिए, दो अहम शराइत है ना खान साहब ने जो दी हैं। एक शर्त है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, और दूसरी शर्त यह है कि आप कमीशन, अदालती कमीशन बनाएं जो 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर तहकीकात करे। जो मेरा ख्याल है कि अदालती कमीशन के ऊपर तो हुकूमत मुझे लग रहा है कि तैयार है, अलबत्ता वो जजेस अपनी मर्ज़ी के लगाने चाहती है, जो ज़ाहिर है कि पीटीआई नहीं मानेगी। पीटीआई कहेगी कि नहीं, आप सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो अपॉइंट करें। अब देखते हैं इस पर बातचीत कैसे चलती है। लेकिन समझ, जब बैठते हैं आप और गुफ्तगू होती है तो इससे टेम्परेचर नीचे आता है। सो असल बात यही है कि एक दफ़ा सियासी टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। बाकी देखें, कोई हमारे ये जो केसेस हैं वो हर एक को पता है जाली केसेस हैं, और लोगों को जबर, बर्बरियत और फस्तायत का सामना है। ये माहौल जो है वो ठीक हो, बाकी चीज़ें तो जो हैं वो उनके ऊपर डिस्कशन हो ही सकती है। लेकिन जाहिर है कि पीटीआई की तो ख्वाहिश असल तो ये है, और होनी भी चाहिए, कि इमरान खान बाहर आएँ, और इमरान खान की जो रिलीज़ है वो एक अल्टीमेट एम है इन मुज़ाकरात के नतीजे में पीटीआई का। वो अब देखते हैं कि उसकी तरफ कैसे मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो फवाद साहब, इस पर ज़ाहिर है एक चीज़ तो ये हो गई, बाकी भी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे क्लेम्स हैं, जिनमें 8 फरवरी के इंतखाबात हैं, तहरीक इंसाफ उनका ऑडिट चाहती है। तहरीक इंसाफ 9 मई का जुडिशल कमीशन के जरिए जो है वो तहकीकात चाहती है। तहरीक इंसाफ 26 नवंबर की जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात चाहती है, जो खान साहब ने 2 मेन शराइत रखी भी थी। इन चीज़ों पर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कहाँ तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट कर सकती है, किस हद तक कर सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में अगर मैं गवर्नमेंट की साइड पे हूँ तो ये मुतालबात मानने तो कितने मुश्किल नहीं है। असल बात तो ये है कि तहकीकात करेगा कौन। अगर तो देखिए ना, इंडिपेंडेंट जजेस लगाने हैं और तहकीकात होनी है तो फिर माहौल अलग है। और अगर एक ऐसे लोग अपॉइंट कर दें जिन्होंने, जैसे ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो हैं आपके सामने अपॉइंट हुए, कि जिनसे उम्मीद ही नहीं है, आजकल जो माहौल है अदालतों का या उनका, तो उससे फिर उम्मीद ही क्या होनी है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की। असल जो इशू है, मेरा ख्याल है कि पीटीआई, अगर आप सही देखें तो पीटीआई तो 2 चीज़ें चाहती है। पीटीआई चाहती है कि इमरान खान आज़ाद हों और मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाए। ये असल एम तो पीटीआई का ये है ना। बाकी चीज़ें तो सारी जो हैं वो आप समझिए कि वो एक मुशगाफियाँ हैं। ऐसा ही है। अब उसके लिए पीटीआई को भी जो है ना छोटे छोटे स्टेप्स चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आज पाकिस्तान नॉर्मलाइज हो। अगर नॉर्मलाइज होता है, पॉलिटिक्स खुलती है, पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ खड़ा है। तो जो ही नॉर्मलाइज होती है सिचुएशन और इमरान खान को रिलीफ मिलता है, तो बाकी सारे चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद ही पीटीआई की हद तक जो है वो हो जाएंगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात का इटसेल्फ होना पीटीआई की कामयाबी है इस माहौल में। अच्छा फवाद चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात के अंदर हुकूमत को किस हद तक जो है, ज़ाहिर है कई ऐसे चीज़ें हैं जिन पर तहरीक इंसाफ का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, उनमें तहरीक इंसाफ आपको क्या लग रहा है, किन किन चीज़ों पे जो है वो पीछे हट सकती है या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है? आप पीटीआई में तो हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर देना चाहिए। अगर सिर्फ एक बात हुकूमत मान ले इमरान खान को रिलीज़ करने की, बाकी हर बात छोड़ दें। आप कहें जी एक बात मान लें, इमरान खान को रिलीज़ कर दें, बाकी हर काम हम आपका मान लेते हैं, ज़ाहिर है ये बात तो खत्म हो गई। ज़ाहिर है इमरान ये खान तो खुद ही कर लेंगे आगे। ये तो जो कमेटी बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, खान साहब ने जो कमेटी अनाउंस की है,
जब भी मुज़ाकरात होते हैं उनमें नेगोशिएट करने वाले जो लोग बैठे होते हैं उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं, वो भी बड़ा मैटर करती हैं। तो आपको इस कमेटी के अंदर लग रही है, तहरीक इंसाफ की कमेटी के अंदर एबिलिटीज़ के वो ये चीज़ें जो है मनवा लेंगे हुकूमत से? ये जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये चीज़ें तो बैक एंड के ऊपर होनी है। सामने तो जो भी गुफ्तगू हो, बात हो, उसमें मेरा ख्याल है सामने की बातों में जो वर्कर्स के लिए रिलीफ है वो अगर पीटीआई सामने ओपन मीटिंग में वो ले ले तो वो बड़ी कामयाबी है। और उसके ऊपर हुकूमत को भी क्या ज़रूरत है उनको इसके ऊपर ज़िद करने की। मसलन अभी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के 700 लोगों को पंजाब की मुख्तलिफ़ जेलों में जो है वो भेजा गया है। अब ये गरीब तरीन लोग हैं, इनको रिलीज़ करना चाहिए फ़ौरी तौर के ऊपर। तो जो 4-5 हज़ार वर्कर मुख्तलिफ़ जेलों में बंद है उसको तो फ़ौरी तौर पर रिलीज़ करें। और दूसरा ये लोगों के MNAs MPs के घरों पे जो छापे पड़ रहे हैं उनको तो कम से कम जो है वो ख़त्म करें। पाकिस्तान में थोड़ी सारी डिसेंसी और एक जो सिविल राइट्स हैं वो तो बहाल हो ना, पहले सामने वाली मीटिंग में इतना तो कर लें। ऐसा ही है। और दूसरा ये बताएं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो एक्सरसाइज किए अपने अहदाफ के हुसूल के लिए। सबसे बड़ा हदफ ज़ाहिर है खान साहब और दीगर कैदियों की रिहाई का था, जिसमें आपने देखा स्ट्रीट पावर भी तहरीक इंसाफ ने चला ली। सिविल नाफरमानी का एक जो है वो थ्रेट दी थी लेकिन वो की नहीं है। इसके अलावा अदालतों से तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीद थी, वहाँ से भी तहरीक इंसाफ की हस्ब मंशा जो है नताइज नहीं आ सके। इंटरनेशनल प्रेशर बड़ा डलवाया गया, वहाँ से भी नताइज उस तरह के नहीं आ सके। तो अब ये जो आखिरी कार्ड के तौर पर तहरीक इंसाफ आई है मुज़ाकरात की तरफ, इसमें ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की जो कोशिश है, जिस तरह आपने बात भी की कि एक 1 पॉइंट एजेंडा रखना चाहिए खान साहब की और दीगर कैदियों की रिहाई, अगर नहीं मिल सकता वहाँ से ये सब कुछ, तो फिर क्या लगता है आपको PTI के पास क्या ऑप्शन मजीद बच जाते हैं इसके बाद? देखिए समर, इस बात से तो मैं आपसे एग्री नहीं करता कि जो टैक्टिक्स हैं PTI के वो कामयाब नहीं हुए, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनमें जब से जो अमेरिका का इलेक्शन हुआ है उसमें एक इंटरनेशनल प्रेशर भी बन गया है। यानी जब रिचर्ड ग्रैनल अगर ट्वीट करते हैं तो वो आने वाली अमरीकी इंतज़ामिया की जो इंटेंशंस हैं उससे ज़ाहिर होती हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद जब ट्वीट करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है कि इस रीजन में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसका क्या मौक़िफ़ होगा। तो डेफिनेटली हमारा जो निज़ाम है वो एक दबाव में है इंटरनेशनली। देखिए उसमें मेरा मौक़िफ़ तो ये था फवाद साहब कि एक तो वो जो प्रेशर था वो अब तक काम नहीं दिखा सका, और जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है ये कहना कि इससे सारे दबाव की वजह से ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पे नहीं मान रही थी, हुकूमत तो मुज़ाकरात के पहले दिन से कह रही थी। नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप अभी जो है वो मोहसिन नकवी अता तारिर की वो टेप्स चलवाए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और उन्होंने कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता मुज़ाकरात हों, और उसके बाद मरियम नवाज़ शरीफ ने बार बार कहा कि ये फितना है, इनसे तो बातचीत हो ही नहीं सकती। और PMLN के बाकी लीडरों ने भी बार बार ये बात कही थी। खान साहब के उस बयान के रद्द-ए-अमल में आ रही थी जब खान साहब कहते थे कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, वो उसके रद्द-ए-अमल में ये बयानात आए थे सारे। नहीं, ये तो बिल्कुल हाल ही के बयानात हैं जब हुकूमत से बात करने के बाद भी उन्होंने बात कही, और उसके बाद अब भी जो बातचीत है, देखिए ना, एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, एस्टैब्लिशमेंट की नॉड के बगैर तो ये कमेटी नहीं बनी, मुज़ाकरात नहीं हुए ना। ये आप भी मेरे से एग्री करेंगे इस बात के ऊपर। सो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के अंदर एक प्रेशर है, पाकिस्तान के बाहर एक प्रेशर है, उसने मिल के कम से कम जो है इस पर आगे बढ़ा है। और आई थिंक इसको पॉजिटिव प्रेशर है। हमें तो, मुझे आपको, जो पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, हमारा तो यही मुद्दा होना चाहिए ना कि पाकिस्तान नॉर्मलाइज हो और हम एक जमहूरी मुल्क के तौर के ऊपर आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है फवाद साहब? अभी आपकी दोबारा से आपको पार्टी से निकाला गया है, जो उन्होंने कहा आपकी बुनियादी पार्टी रुकनीत अगर है तो वो मनसूख की जाती है। ये क्या चल रहा है? मौजूदा क़यादत को क्या मसला है आपकी ज़ात से? मेरा ख्याल है कंफ्यूज्ड है, ऐसे ही खौफज़दा है। मुझे नहीं पता क्यों इतना उनको जो है वो ये इशू है। हालांकि अब आपने मुझे इससे पहले भी जब हमेशा प्रोग्रामों में बुलाया है तो कोई PTI के मैं तर्जमानी तो नहीं कर रहा होता, मैं तो अपनी बात कर रहा होता हूँ। तो मुझे नहीं पता क्या घबरा, लेकिन जब होता यही है कि जब आपकी अपनी एबिलिटी ना हो और आप कुछ जगहों पे चले जाएं, वो कहते हैं ना कि रिजन टू द लेवल ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंस। तो ये जो लोग हैं, चूँकि दे हैव रिजन टू देयर लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस, तो ये हर एक से ही खौफज़दा है।
और मेरी नज़र में इसीलिए जो है, और जाहिर है कि आपको सामने ही है कि मौजूदा लीडरशिप को तो कोई भी नहीं देख रहा, मुज़ाकरात के लिए भी इनकी तरफ कोई नहीं देख रहा, और वैसे भी जो है उनकी वो उस तरह की कोई हैसियत नहीं है, तो उनको बस यही लगता है कि पता नहीं आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसी चक्कर में बेचारे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इनसिक्योर हैं, और तो कोई वजह नहीं है। तो खान और साहब से फिर आपकी मुझे जो लगता है मुलाकातें कि हुई इनको थी, 2-3 मुलाकातों से जी जी जी, मैं भी उन मुलाकातों की बात ही जी कर रहा था जी। उससे जी मेरा ख्याल है इनको ये लग रहा है कि वो 2-3 मुलाकातों में कोई मैंने खान साहब को कहीं ये कहा है कि इनको बदला जाए या कुछ किया जाए, हालांकि मैंने तो बात भी नहीं की। बड़े इश्यूज़ के ऊपर ही ज़ाहिर है जब मुलाकात होती है इतने अरसे बाद तो आप बात करते हैं। मैंने इनमें से किसी को ना हटाने का कहा, ना लगाने का कहा, ना ही सच्ची बात है कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। जब खान साहब आएंगे वो देखेंगे, ज़ाहिर है उन्होंने पार्टी अपनी नई लीडरशिप बनानी है, नया करना है। तो इन मुलाकातों में आपकी तहरीक इंसाफ में वापसी के हवाले से भी कोई बातचीत नहीं हुई खान साहब के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, ना मैंने बात की है। तो खान साहब के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ था, ये खुद उन्होंने जो कोई भी ऐसी बात की हो? इस इन इश्यूज़ के ऊपर बात भी नहीं हुई, ना ही कोई अच्छा। ऐसी बात हुई है। पार्टी पर बात नहीं हुई, मुल्क पर बात हुई। तो यानी कि आप तहरीक इंसाफ में ना हैं, निकाल आप दोबारा दूसरी मरतबा दिए दिए गए हैं पार्टी से, जब आप पार्टी में हैं ही नहीं, और मसला आप ये कह रहे हैं कि इनसिक्योरिटी है पार्टी नहीं, के अंदर आपको हाँ, लेकर कि आप कहीं पार्टी में आ ना जाएं। नहीं, हम तो खैर कहीं नहीं गए, हम तो पार्टी में ही है ना, पार्टी में से तो हमें बाहर नहीं कोई कर सकता। लेकिन जो ये कहते हैं ना कि ये हमारी तर्जुमानी नहीं करेंगे, तो जाहिर है यार कौन पाकिस्तान में किसी का दिमाग ख़राब है कि वो गौहर या सलमान राजा या इस लीडरशिप की कोई तर्जुमानी करेगा। वो तो जाहिर है वो खुद अपनी तर्जुमानी के काबिल नहीं है, हम उनकी तर्जुमानी कैसे करेंगे। तो फिर आप कौन सी तहरीक इंसाफ में? ज़रा क़यादत तो तहरीक इंसाफ की यही बैरिस्टर गौहर, यही सलमान अकरम राजा है, फिर हम आप तो कौन सी सिर्फ तहरीक इमरान इंसाफ में? खान के साथ हैं। सही। हम सिर्फ इमरान खान को जानते हैं, बाकी किसी को हम ना हम हमें हमें और किसी की और की ना परवाह है, ना हम किसी और को जानते हैं। सही है। बहरहाल जिनको आप इस काबिल नहीं समझ रहे कि उनकी तर्जमानी की जाए, आप उनसे मुज़ाकरात पे बड़ी आप उम्मीद लगाए बैठे कि मुज़ाकरात आप वो करवा लेंगे। नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया जहाँ से कामयाब होने हैं। ठीक है, बहुत और शुक्रिया। इसमें संजीदा लोग भी तो हैं, असद सही। कैसर जैसे लोग, बाकी लोग। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की, जिनका कहना है कि बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कल से शुरू होने वाले मुज़ाकरात से कि इसमें कम अज़ कम अगर फौरी तौर पर कोई अहदाफ अगर कोई हासिल नहीं हो पाते, बात आगे नहीं बढ़ पाती, कम अज़ कम इससे ये हो रहा है कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत जो है वो नीचे आ रहा है। एक तरफ खान साहब का जो फैसला आना था 190 मिलियन पाउंड का, वो भी फवाद चौधरी के बकौल इसी मुज़ाकरात से ही जुड़ा कि कल अब वो फैसला नहीं सुनाया जाएगा, और साथ ही साथ सिविल नाफरमानी की मूवमेंट का भी आगे जाना, वो भी मुज़ाकरात का ही एक उसका एक मस्बत पहलू है। देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत पर इसके मज़ीद क्या असरात मुरतब होते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कल से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। स्पीकर चैम्बर में ये मुज़ाकरात होंगे कल सुबह 11 बजे। लेकिन इन मुज़ाकरात के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है किन किन मामलात के ऊपर हुकूमत को जो है वो फोर्स कर सकती है कि उनके ये मुतालबात मान ली जाए, जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा ज़ाहिर है इमरान खान की और दीगर पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं की रिहाई का मामला है। जबकि हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ पे ये जोर देगी कि आप जो है मज़ीद किसी किस्म की कोई मुज़ामती तहरीक शुरू नहीं करेंगे। कहाँ कहाँ हुकूमत तहरीक इंसाफ के मुतालबात मान सकती है, कहाँ तहरीक इंसाफ हुकूमत को अकोमोडेट कर सकती है। नाज़रीन, इसी सब पे गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, जबकि हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अफनानुल्लाह साहब, बड़ी अच्छी बात है कि मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं कल से, और ये जो फैसला भी आना था कल खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का, वो भी अब आगे चला गया है। PTI ने सिविल नाफरमानी की मूवमेंट जो है वो फ़िलहाल मौखर कर दी है। तो ये सारी चीज़ें इसी मुज़ाकराती अमल से ही जुड़ी हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि मुज़ाकरात कामयाब तभी होंगे जब एक माहौल अच्छा होगा, एक माहौल ऐसा होगा जिसके अंदर एक बातचीत हो सकती है, जिसमें ट्रस्ट होगा, तो तभी जो है वो बातें मानी जाएंगी। अदरवाइज मैं मुज़ाकरात के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर आप वैसे भी नेगोशिएशन, माहौल तो वैसे हुकूमत ने बनाना होता है, क्योंकि नहीं, ज़ाहिर हमने है नहीं ये बनाना जो होता। उनके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पे छापे मारने जी, और पकड़ धकड़ का मामला जो है, ये इस तरह की चीज़ें अगर आप कम करेंगे तो शायद उससे बेहतर माहौल बन सकता है उससे। देखें हम तो कम ही करेंगे ना। अगर ये 26 नवंबर और 9 मई ना करें तो छापे भी नहीं पड़ेंगे। बात हमारे पे नहीं है डिपेंडेंट। बात ये है
कि ये अगर अपनी स्ट्रेटजी को रीअलाइन करें और ये इस बात से पीछे हटें कि भाई आप ये जो कि बैकडोर से हमने इक़्तिदार में आना है और हमने जमहूरियत को जो है वो रोल के जो है हमने इक़्तिदार में जाना है, ये इन और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सीरियसली लें और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इलेक्शंस के ऊपर भी और जो गवर्नेंस है उसके ऊपर भी उसकी तरफ जाएँ। अगर वो माहौल बेहतर हुआ और ज़ाहिर मुज़ाहमत वगैरह कम हुई, सियासी इस्तेहकाम आए, तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद अभी ना मानी जाए बाद में वो भी मानी जा सकती है। सही है। उमैर न्याज़ी साहब, ज़ाहिर है जब आप मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठते हैं तो आपके जहन में बहुत सारे अहदाफ है। तहरीक इंसाफ के सामने तो बहुत सारे अहदाफ हैं, जिनमें शॉर्ट टर्म हदफ तो सबसे बड़ा ज़ाहिर है खान साहब की और बाकी कैदियों की रिहाई का है। लॉन्ग टर्म भी आपके बहुत सारे अहदाफ हैं, तो शॉर्ट टर्म के अलावा लॉन्ग टर्म आपके अहदाफ कौन कौन से हैं जिनको लेके आप कल जा रहे हैं मुज़ाकरात के अंदर? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तो ऐसा सच नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें कि स्टार्ट क्या हो रहा है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो रहा है। डायलॉग जो है एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है और सबसे जो खुशाइन बात है कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक टेबल पे बैठ रही हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस को ही खुद रास्ता निकालना चाहिए। जैसा मेरे भाई ने अभी जिक्र किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, बेसिकली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है क्या? बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट डॉक्यूमेंट है कि आप कभी भी जो है ना दूसरी फोर्सेस का कंधा नहीं इस्तेमाल करेंगे पावर में आने के लिए। तो अब माजरत के साथ देखें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने उस दौर में साइन किया, मगर जब ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ उसकी नफ़ी उसी वक्त उस डॉक्यूमेंट की हो गई थी जब 9 फरवरी को वो रिज़ल्ट बदला गया और जो लोग डिज़र्विंग नहीं थे उन्होंने वो सीटें कबूल की और इस ऐवान का हिस्सा बन गए। चलें, अब भी है, वक्त है, फोर्सेस बैठें, इलेक्शंस आते जाते रहते हैं, मगर बुनियादी जो है उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी ना, तो इसलिए उन्होंने उसको कर लिया। अगर पीटीआई के साथ होती फिर शायद ना होता ऐसा। नहीं, मगर ओवरऑल देखें ना, एक माहौल चले बन रहा है। चले, मैं मतलब उस तरह से पहले नहीं करते कुछ प्रीएम्प्ट, मगर है कि चलें अब उसमें जा रहे हैं। मेरे ख्याल से दोनों चले पहला जितनी भी साइड्स हैं उसमें देखिए शुरुआत तो बहुत कमेटी बनाई है, शुरुआत तो बहुत अच्छी है उमैर न्याज़ी साहब, लेकिन जाहिर है आपका पहला हदफ तो इसमें खान साहब की और बाकी कैदियों की रिहाई का ही है। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी यही है, खबर भी यही है, तहरीक इंसाफ ने भी जो अपना एक चार्टर डिमांड बनाया उसमें यही है कि आप कैदियों की रिहाई की तरफ जाएंगे। असीरान की रिहाई हमारी डिमांड होएगी। देखें कितना अरसा गुजर गया कि बगैर किसी प्रोग्रेस के, ट्रायल के आपने लोगों को अंदर रखा है और लोग भी ऐसे कि नामी ग्रामी, मतलब वर्कर्स भी हैं नामी ग्रामी। अगर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की एग्जांपल ले लें, ठीक है, कि मतलब उसका जुर्म क्या है कि उसने नवाज शरीफ को इलेक्शन हराया, तो आप उसको एग्जांपल बना रहे हैं। हालांकि सिमिलर रोल वाले दूसरी भी ख़वातीन हैं, वो तो सारी बेल आउट हो गई। उसमें अगर उमर चीमा की एग्जांपल ले लें, वो एज ए गवर्नर आपको उसका रोल नहीं पसंद आया, उसने हुकूमत पंजाब को उस वक्त ओथ नहीं लेने दिया था, तो आप उसे उस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं। तो इस तरह की एग्जांपल्स हैं। तो अब वही है, चलें स्पेस क्रिएट करें एक दूसरे के लिए, पॉलिटिकल मैदान में आएँ तो अल्लाह करम करेगा। तो ये ज़ाहिर है कैदियों की रिहाई का आपका सबसे बड़ी डिमांड है, तो उसमें अगर हुकूमत नहीं मानती, चूँकि कल हमारे शो में ही बड़ा वाज़ेह किया है बैरिस्टर अकील साहब ने कि वो कहते हैं किसी किस्म की रिहाई वाला मामला तो नहीं होगा, ना खान साहब की ना किसी और कैदी की। वो कह रहे हैं बाकी मामला से बात करनी है तो ज़रूर करें। अच्छा देखें, ये थोड़ा सा ज़रा और तरह का है। देखें होता क्या है कि कैदी अदालतों ने ही छोड़ना होता है। देखें हुकूमत कहती है कि हुकूमत नहीं छोड़ सकती, मगर होता क्या है कि जब एक केस में आपका बेल हो जाती है, आपको किसी और अननोन केस में मुलविस कर दिया जाता है और आपको चक्कर दिया जाता है। जैसा शाह साहब का हुआ, वहाँ से इस्लामाबाद से फारिग हुए तो आप लाहौर ले आए, लाहौर से आप फिर कहीं और ले जाएंगे, तो वो चीज़ को रुकना चाहिए। वो चीज़ तो कम अज़ कम हुकूमत के हाथ में है। तो हुकूमत अगर अपनी नीयत साफ़ रखे, अपोजिशन भी खुले दिल के साथ आए, तो मैं समझता हूँ इस मुज़ाकरात से जमहूरियत के लिए बहुत कुछ निकल सकता है। अच्छा अफनान साहब, ये तो वाज़ेह कर दिया उमैर न्याज़ी साहब ने कि पहली बड़ी डिमांड तो उनकी कैदियों की रिहाई है, खान साहब और दीगर कारकुनान की रिहाई। तो इस पर कोई हुकूमत थोड़ा सा इस पर अपने सख्त मौक़िफ़ से पीछे हट सकती है या इस पर समझौता नहीं होगा, बाकी चीज़ों पर बात होगी? देखिए, मैं कोई पर्टिकुलर्स के ऊपर नहीं जा सकता। ये ज़ाहिर है जब आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, फिर बहुत सारी बातें उस वक्त होती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहता हूँ कि अगर माहौल अच्छा हुआ, मुझे यकीन है इस बात का, और मामला ठीक डायरेक्शन में गए, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आया, पोलराइजेशन नीचे आई, तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें जो शुरू में शायद ना मानी जाए, बाद में वो भी मानी जाती हैं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये हम बार बार जो इसको कह रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर आपने किसी एक एग्रीमेंट पे ही आना है ना, कि हम ये जो कह रहे हैं कि हमने तो 2013 में और 8 में कुछ भी नहीं किया, 13 के इलेक्शन का तो जुडिशल
रिव्यू भी हुआ है और उन्होंने कहा कोई कोऑर्डिनेटेड जो है वो ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं थी। तो उसके बावजूद भी आपने पूरा 5 साल इतना डिस्टेबिलिटी क्रिएट की। 18 में जो आपने हमारे साथ किया वो भी तो आप ध्यान में रखें। बात ये है कि 25 जुलाई को भी रिज़ल्ट फिर गलत था। 25 जुलाई का रिज़ल्ट कौन सा ठीक था 2018 का, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी धांधली उसमें हुई। तो अब अगर आगे बढ़ना है तो जैसे हमने 2008 में पीपल पार्टी का इक़्तिदार को एक्सेप्ट किया, 2013 में उन्होंने हमारा इक़्तिदार एक्सेप्ट किया। यानी एक अगर बड़ी आपने चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम कर ले। उसकी वजह ये है कि देखें बात अगर आगे चलना है तो ये ज़रूर हो सकता है कि हम आगे इलेक्शंस के अंदर जो है वो मामलात सही कर सकते हैं। हम ROs वगैरह के मामले को देख सकते हैं, हम इलेक्शन लॉ को देख सकते हैं, हम मज़ीद सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं ताकि अगली दफ़ा मज़ीद शफाफ सिस्टम हो और हर कोई आज़ादी से यानी अगर वो आपकी जो एक बड़ी चीज़ है कि वो आपके मैंडेट को तस्लीम कर लें, 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम कर लें, तो फिर आप भी उनकी जो बड़ी डिमांड्स हैं कैदियों की रिहाई के वाले से, खान साहब की रिहाई के वाले से, उन पर आप भी फिर सोच सकते हैं, गौर कर सकते हैं। देखिए मैं किसी पर्टिकुलर पे तो इधर एक डिबेट चलिए तो इस पे राय में मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात के अंदर बाज़ औक़ात ऐसे काम जो नामुमकिन लग रहे होते हैं वो भी हो जाते हैं। वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि आप जब बैठ के बात करते हैं। उन्होंने तो कह दिया ना कि हमारी पहली डिमांड जो है वो यही है, इन मुज़ाकरात के अंदर हमारा एजेंडा ये है कि आप हमारे कैदियों को रिहा करें। ठीक तो है, आपका भी यही है कि 8 फरवरी के इंतखाबात को वो मान लें तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है, मज़ीद ताउन हो 8 सकता है। फरवरी का इलेक्शन मानने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर आपको मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, आप चाहते हैं IMF प्रोग्राम ठीक चले, आप चाहते हैं कि मुल्क की इकॉनमी किसी उस पर चढ़ जाए और चढ़ रही है इस वक्त सही रास्ते पे, तो कैसे होगा? इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, निज़ाम चलेगा तभी होगा ना। तो बात ये है कि 2018 में जो कुछ हुआ उसका भी रिव्यू होना चाहिए अगर आप 2024 का चाहते हैं, कोई मसला नहीं है। और आप अपनी गलतियों को तस्लीम करेंगे तो दूसरे भी अपनी गलतियाँ मानेंगे, वरना कोई गलती नहीं मानता। तो मेरा ही ख्याल है कि अगर ये बड़े दिल से बैठेंगे और अगर इनके पास वाकई मैंडेट होगा और सियासी लोग जब आपस में बैठते हैं तो मसाइल का हल निकाल लेते हैं, तो मुझे यकीन है कोई ना कोई हल निकलेगा। तो बैरिस्टर साहब फिर तहरीक इंसाफ भी मान लेगी ये 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर हुकूमत के मैंडेट को, जो हुकूमत का है कि आप माने हमारी हुकूमत के जो यानी हमारी हुकूमत को माने, हमारी लेजिटिमेसी को आप माने, तो फिर आपकी बातें भी मानी जा सकती हैं उस पर। हुकूमत का भी जो मेन एक उनका डिमांड है वो ये है कि आप 8 फरवरी के इंतखाबात को मान लें, मैंडेट इनको तस्लीम कर लें। अच्छा जी, हर चीज़ का लॉजिकल हल होता है ना। देखें वो भी मैंडेट माना जा सकता है अगर नवाज़ शरीफ साहब अपने सारे फॉर्म 45 पेश कर दें, ख्वाजा आसिफ साहब सारे फॉर्म 45 पेश कर दें, तो क्यों नहीं माना जा सकता? ये तो बात है लॉजिकली है ना। आप टेबल पे बैठे आप कन्विंस करें कि आपके पास फॉर्म 45 थे, ठीक है, और आप साबित कर दें कि आप इलेक्शन जीत के आए, तो हमें क्या एतराज़ हो सकता? नहीं, ये कैसे ना मानने वाली हुई? देखें लॉजिकली है ना, अगर आपके पास फॉर्म 45 ही नहीं है तो आप इलेक्शन कौन सा लड़ें? आप किस तरह से जीत के आए हैं? फिर तो आपको जो है ना एक क्लीन चिट दी गई है और बल्कि एक वाइल्ड कार्ड दिया गया कि आप पार्लियामेंट में जाके बैठ जाएं। तो चलें उस चीज़ पे बात होएगी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करते हैं मगर उनके साइज के मुताबिक। गिव एंड टेक होता है जब भी मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, नेगोशिएशन में आपने गिव एंड टेक करना होता है। किसी मौके पे आप 2 कदम पीछे हटते हैं, किसी पे आप का जो हरीफ है वो 2 कदम पीछे हटता है। वो आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आप उनके मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वो आपके कैदियों को रिहा कर दें, तो ज़ाहिर आप 2 कदम तो शायद पीछे हटना पड़े। नहीं, देखें कदम पीछे इसी तरह से हटते हैं जो इन्होंने अब तकरीबन साल जो हो जाएगा, जो साल हुक्मरानी नाजायज़ कर ली, तो उसको नहीं तस्लीम करेंगे। इनकी पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन जो इन्होंने बजट स्पेंड किया है उसको नहीं कबूल करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गिव एंड टेक में, ठीक है ना। वरना तो उन पे भी जो सवालिया निशान है कि एक 17 सीटों वाले ने इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए, ठीक है ना, अब प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे और बहुत सारे मामलात किए, वो सारी चीज़ें हैं वो देखने वाली हैं। अभी जो है ना एक इन्होंने जो फर्म हायर की है $1.5 मिलियन जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी, ठीक है ना, लॉबिंग की, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे फैसले, ठीक है, कल को वो रिव्यू नहीं हो सकते। सही है। तो अफनान साहब, इसका मतलब है कि ये जो आप बात करें चार्टर की, अगर बात बन जाती है, वो आपकी बात मान लेते हैं, आप उनकी बात मान लेते हैं, तो फिर ये किसी आप जिस तरह आप मिसाल की जमहूरियत का आप ही वाला दे रहे हैं, बैरिस्टर भी इसका वाला दे रहे हैं बार बार, तो आप उस तरफ जा सकते हैं किसी चार्टर की तरफ भी। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपने कोई किसी एक अच्छी उस पर जाना है रास्ते पे, तो फिर वो ज़रा कोई ना कोई एग्रीमेंट ही होगा। और वो एग्रीमेंट अगर चार्टर डेमोक्रेसी एक अंडरलाइन डॉक्यूमेंट है जो हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया है, तो उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक ये कह रहे हैं कि जी फॉर्म 45 प्रेजेंट कर दें अपने, तो आप भी अपने फॉर्म 45 2018 वाले ले आइएगा। सारे पाकिस्तान जानता है कि रात मेरा अपना रिजल्ट तब्दील हुआ है रात को। मुझे मालूम है कि जहाँ 789 वोट पड़े 7 काट दिए, 89 कर दिए,
इनके जहाँ 10 वोट पड़े वहाँ पे 5 लगा दिया, 510 हो गए शुरू में। ये मेरे पास अपने आज भी फॉर्म 45 पड़े हुए हैं मेरे, बल्कि पड़े हुए क्या है मेरे, आप ट्विटर के और फेसबुक के अकाउंट पे चले जाएं, वहाँ पे मैंने सारे लगाए हुए हैं। तो आप पहले खुद अपने गुनाहों के ऊपर माफ़ी मांगें। आपने एक चलते हुए निज़ाम को ख़राब आपने किया, हाइब्रिड निज़ाम आप लेके आए, 1 पेज आपने बनाया, RTS आपने बिठाया, अंपायर की उंगली आपने खड़ी की। अब आप हमें कह रहे हैं कि यार आपके फॉर्म, आप ये सारी चीज़ों पे माफ़ी मांगेंगे तो फिर आप हमसे बोलिए, उम्मीद रखिएगा कि हम भी कोई आपसे क्या कहते हैं इसी तरह की बात करेंगे। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब का मुफाद जो है वो पाकिस्तान का मुफाद हो। ये ज़ाती मुफादात जो है वो मुल्क की मुफादात नहीं हो सकते। आप अगर दूसरे को हमें नहीं तस्लीम करेंगे, हम आपको तस्लीम नहीं करेंगे। और 17 सीटों की जमात, 17 सीटों की जमात कहने से 17 सीटें होती नहीं है। तो आपके अगर 17 सीटें होती तो आप लेके आके बताते ना, हमें क्या कहते हैं, आप उतने केसेस ही कर देते ट्रिब्यूनल में 17 सीटों वाले, चलो मैं फिर भी मान लेता। आपके टोटल केसेस है नहीं इतने, आप जो है वो हमें कह रहे हैं 17 सीटें। अच्छा, ये मैंडेट को तस्लीम करना या ना करना, इस पे तरीके साफ लग नहीं रहा बज़ाहिर कि वो उस पर किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार है। खान साहब की रिहाई पे आप लोग कर सकते हैं किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़? देखिए, मुझे तो, मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ अभी, वो तो जो नेगोशिएशन होंगी, मैं नहीं समझता कि अभी कोई मुस्तकबिल करीब में कोई उसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मामलात उस तरफ जाते हुए नज़र आए जिससे मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आया, मुल्क किसी सही तरफ रास्ते, तो फिर हो सकता है कि कहीं ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन अभी शुरू में मुझे नहीं नज़र आता ये होता हो। ठीक है, आगे जाके आपको लगता है कि हो सकता है खान साहब की रिहाई की तरफ भी आगे कर सकते हैं आप? हाँ, अगर हालात ऐसे हुए, माहौल ऐसा बन गया तो शायद हो जाए। जब आप ये बात कर रहे हैं कि आगे जाके हो सकता है, अभी नहीं हो सकता, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि ये हुकूमत की मर्जी से ही खान साहब बंदे रहे? नहीं, हुकूमत देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुकूमत अगर प्रोसिक्यूशन तो गवर्नमेंट नहीं करनी होती है ना, ऐसे ही है। अगर आप अपना लॉयर ही नहीं भेजेंगे तो केस क्या चलेगा? सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अदालतों पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो उमैर साहब, आपको मुज़ाकरात को टाइम देना होगा। ज़ाहिर है खान साहब की तरफ से भी बड़ा सख्त रिस्पांस कभी कभार आ जाया करता है। वो अपनी ही पार्टी की जो क़यादत है उससे कभी कभार वो फ्रेंडली अपोजिशन का ताना भी दे देते हैं। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है मुज़ाकरात की कामयाबी का, वो लगता है कि खान साहब को फिलहाल ज़रा जो सख्त और तुंद तेज़ बयानात होते हैं जिसमें वो कभी कभार अपनी पार्टी को भी रगड़ जाते हैं, उससे ज़रा खान साहब को ज़रा थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। तो शायद फिर ये मुज़ाकरात रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। अच्छा, नहीं, मुज़ाकरात रिज़ल्ट ओरिएंटेड होंगे। देखें, एक चीज़ मेरे ख्याल से गवर्नमेंट साइड भी रियलाइज़ करती है। देखें, खान साहब ने एक मेजर जो है ना पॉलिसी शिफ्ट लिया है, अगर देखा जाए इस सारे प्रोसेस में। अगर 8 फरवरी के बाद था तो एक पूरी कदगन थी कम्प्लीटली कि पीपल्स पार्टी नून लीग MKM के साथ नहीं बांधनी। अगर इससे उन्होंने डिपार्चर लिया है और 5 बंदों को मैंडेट दिया है, तो और ये मेरे ख्याल से उन्होंने सोच समझ के किया है, तो इन्हें भी कुछ ना कही हुई बातों को समझना चाहिए, चीज़ों को रियलाइज़ करें, बैठें टेबल पे, तो आगे पे देखते हैं क्या चीज़ अनफोल्ड होती है। और मेरे ख्याल से जो भी अनफोल्ड होगा वो अवाम के लिए बेहतर होगा। बुनियादी तौर पे जो इस वक्त सिचुएशन समझने वाली है कि देखें, इस वक्त अवाम का सोचना पड़ेगा। अवाम को जिस दहाने पे इस वक्त हमने ला के खड़ा कर दिया, ओवरऑल पॉलिटिशियंस की बात करें, मैं खाली इनकी नहीं, कि ओवरऑल अब उनके पास स्पेस नहीं है। अगर हम उनको फर्दर 2-3 माह और स्क्वीज़ कर देंगे तो क्या निकलेगा? देखिए, किसान का बदहाल है, उसने वीट पे अपने गंदों में टिका के नुकसान किया, कपास की कीमत नहीं बनी, मतलब सूरत हाल ये है। फिर आपका GSP प्लस स्टेटस रिव्यू में जा रहा है मार्च में। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस अलाइन नहीं होती, कोई उस फ्रंट पे खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मुश्किलात दरपेश हैं। तो इन चीज़ों को अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मल्टीपल फ्रंट्स पे गवर्नमेंट को जो है वो चैलेंज कर रही है। कभी आप सड़कों पे गवर्नमेंट को जो है वो कन्फ्रंट करते हैं, चैलेंज करते हैं, कभी आप अदालतों के अंदर जाके, अदालतों के अंदर तो आपका वो सिलसिला चलता रहेगा आगे भी जाके, अगर आपके मुज़ाकरात होते भी हैं, शायद आप जो आपकी मुज़ामती तरीका है वो फिलहाल आप शायद रोक दें। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो तरीके से आप कर रही है वो है इंटरनेशनल लॉबिंग, इंटरनेशनल प्रेशर जो कि इस वक्त आप डलवा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। वो सिलसिला भी फिलहाल रुकेगा मुज़ाकरात के दौरान या वो जारी रहेगा? अच्छा, देखें, लॉबिंग इस तरह नहीं, ओवरऑल देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो एक साइजेबल इन्फ्लुएंस रखते हैं, एक आवाज़ रखते हैं, और वो अपनी आवाज़ कॉन्स्टेंटली रेज कर रहे हैं। देखें, आप खान साहब की मर्जी मंशा से ही हो रहा है ना, ऑब्वियसली। वे नहीं, देखें, वेस्ट क्या आंखें बंद कर लेगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान में क्या हो रहा है? 4 दीवारी का तकद्दुस कहीं छोड़ा है? देखें, ओवरऑल क्या हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर आप पुराने किसी भी दौर से देखें, मुशर्रफ का दौर हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने बड़ों से अगर ज़िया का दौर देख लें, मतलब जो बर्बरियत इस दौर में हुई है पहले कभी भी नहीं हुई।
तो अभी भी मौका है, उस चीज़ों को जो है ना हम सीधा कर सकते हैं, उनको रिव्यू कर सकते हैं, कमीशन बना लें, चीज़ों को देख लें। लाजमी नहीं है कि वो सारे का सारा ब्लेम एक गवर्नमेंट पे जाए, उसके पीछे और भी बहुत सारी फोर्सेज हो सकते हैं सही और है। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों को देखें। ठीक हो गया। अफनान साहब, वो तो फिर अपनी मुज़ाहमत तो फिलहाल वो तर्क कर रहे हैं। एक और जो इंटरनेशनल वाला मामला है, शायद 20 जनवरी भी अब करीब आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ होना है, तो ये भी गवर्नमेंट को है कि हमने उससे पहले पहले किसी मामले पे एग्री कर जाना है, चूँकि वहाँ से फिर प्रेशर आ गया तो फिर सूरत हाल कुछ और रुख इख्तियार कर सकती है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में जो है वो ये भी हुआ है कि अमेरिका का प्रेशर आया और यहाँ पे लोग ढेर हो गए हैं, और ये भी हुआ है कि लोगों ने आगे से स्टैंड ले लिया है। दोनों चीज़ें हुई हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 6 एटमी धमाके कर दिए, क्लिंटन को नो कर दी, $5 बिलियन उस वक्त मिल रहे थे, उसको नो कर दी। और फिर परवेज़ मुशर्रफ ने रिचर्ड आर्मिटेज, जो अंडर सेक्रेटरी भी नहीं था, सॉरी जो अंडर सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं था, उसके एक फ़ोन कॉल के ऊपर ढेर हो गए। ये भी हमारी तारीख है। ज़ियाउल हक साहब जो है वो नहीं हुए, उनकी भी एक हिस्ट्री है। उन्होंने वो बड़ी मशहूर बात की थी ना, वो प्रेसिडेंट था, उसको दीज आर पीनट्स, उनके अल्फाज थे कि ये पीनट्स हैं, ये तो मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो। फिर उसके बाद अब यहाँ बेहतर मामला हो गया था। तो अब बात ये है कि हम इसको इस तरह से वहाँ से ट्वीट्स वगैरह आ रही हैं, लग रहा है कि प्रेशर तो आएगा ठीक ठाक किस्म का, वो अभी से बिल्डअप होना शुरू हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, एटमी धमाकों से ज़्यादा प्रेशर तो क्या ही होगा ना, न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज़्यादा प्रेशर तो क्या ही होगा। मैं ये आप उसको सोच लें, तसव्वुर कर लें, आज भी हम पे कितना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर है। तो बात यह है कि हम इस इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, सही है। और ना ही पीटीआई को ये काम करना चाहिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आप आपने मुल्क की और रियासत के मफाद को भी देखना होता है। आप खाली अपने ज़ाती और सियासी मफाद के लिए हर चीज़ को रोंद नहीं सकते। ठीक है। फिर जहाँ तक एक मैं बात कर दूँ, इन्होंने बर्बरियत की बात की, आप ये भूल गए हैं कि इस मुल्क के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स जो थी ना 80s में, वो जब सजाएं देती थी तो आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं होता था। लोग जो है उनको फांसियां लगीं, लोग शहीद हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ इस मुल्क में। सही तो है। ये कह रहे हैं आप सबसे ज़्यादा आपको कुछ कहा किसी ने है नहीं, आपके सारे लोग पूरे के कोई जेल में ज़रूर बंद है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन आप उसको उससे जाके बर्बरियत से मिला रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया सदर अफनान साहब आपका और उमैर नाइद साहब आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कुरम की, जहां अब सूरत हाल एक इंसानी अलमिये का जो है वो रूप धार चुकी है। बात करेंगे इस पर ब्रेक के बाद कि वहाँ पर सूरत हाल है क्या। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में जारी दहाइयों तवील तनाज़ा अफसोसनाक तौर पर अब एक इंसानी अलमिये में बदलता जा रहा है, जहाँ रोज़मर्रा अशिया और बिलखुसूस अद्वियात की किल्लत के बायस 50 से ज़ायद मासूम बच्चों की जानें ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है। सिमत यह है कि अभी चंद रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ज़ेर क़यादत और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौजूदगी में होने वाली एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद यह ऐलान तो ज़रूर किया गया था कि मामलात हल हो गए हैं और अब जल्द जिला कुरम के वासियों को अमन व अमान नसीब हो जाएगा, लेकिन ताहाल ऐसा नहीं हो सका। 12 अक्टूबर से लेकर आज तक पारा चिनार टल वाहिद मेन शाहराह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है, जिसके बायस पारा चिनार का दीगर अजला के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है और अपर कुरम को 2.5 माह से किसी किस्म की सप्लाई नहीं हो रही। ये वो परेशान कुन सूरत हाल है जिसके बायस अपर कुरम के 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी इलाके में महसूर होकर रह गई है। रास्तों की तवील बंदिश की वजह से अशियाए खुरनोश, अद्वियात, फ्यूल, लकड़ी, हर चीज़ का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। इस इलाके में इस वक्त का सबसे बड़ा मसला उस इंसानी अलमिये की सूरत में सामने आ रहा है जिसकी वजह से मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हुई हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में अद्वियात तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। एदी ज़राए के मुताबिक अब तक अस्पतालों में 50 से ज़ायद बच्चे दम तोड़ चुके हैं। 29 बच्चे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, जबकि बाकी बच्चों ने दीगर अस्पतालों में दम तोड़ा। जिला कुरम में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल एदी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है कुरम की इस वक्त, क्योंकि अभी भी आपकी फाउंडेशन वहाँ पे काम कर रही है, पर्टिकुलरली मेडिकल के शोबे में ज़्यादा इस वक्त आपकी फाउंडेशन का वहाँ पे फोकस है, तो सूरत हाल क्या है आपकी कुरम में? सूरत हाल अच्छी नहीं है। वहाँ पे मेडिसिन्स नहीं है, हॉस्पिटल सप्लाईज़ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और जो जानलेवा मेडिसिन्स होती हैं जिसमें जो है वो इंसुलिन है, हार्ट के मरीज़ों की मेडिसिन्स हैं, जो डायलिसिस के मरीज़ों की मेडिसिन्स हैं, कुछ भी नहीं मिल रही वहाँ पे। और बहुत सारी जो है वो ईंधन नहीं है, मरीज़ यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते, एम्बुलेंसेस बहुत मुश्किल से चल रही हैं, और जो है खुराक की भी कमी है।
मतलब सूरत हाल अच्छी नहीं है। और ये जो 50 बच्चों की मौत के वाले से खबर सामने आई है, ये किन किन अस्पतालों में वहाँ पे मौत हुई है, और ये क्या ये सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन की अदम दस्तियाबी की वजह से ये मौत हुई है बच्चों की, या दीगर वजूहत भी हैं? मेडिसिन की कमी की वजह से, मैं आपको कह रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू कोई नहीं चल रहा वहाँ पे, इंक्यूबेटर सारे बंद पड़े हुए हैं। ये तो सिर्फ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल का फिगर मिल रहा है, बाकी प्राइवेट अस्पतालों में मैंने वहाँ पे विज़िट किया, वहाँ की भी यही पोजीशन है कि वहाँ बिजली के इश्यूज़ हैं, गैस के अपना मेडिसिन के इश्यूज़ हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये सारे मेडिकल प्रोसीजर्स और मेडिकल आईसीयूज़ सब बंद पड़े हुए हैं। कशीदगी तो वहाँ पे फ़िलहाल रुक चुकी है, काफ़ी दिनों से वहाँ पे ये जो लड़ाई झगड़ा था वो तो रुका हुआ है। अब क्या सड़क की बंदिश की वजह से ये सारे मसाइल हैं? नहीं, कशीदगी होती रहती है, हर 2, 4, 5 हफ्ते दिन के अंदर जो है वो कोई ना कोई वाक़या छोटा मोटा हो जाता है, और रास्ता बंद होने की वजह से ही ये सारे इश्यूज़ हैं। अब बाहर लग गई है तो वहाँ से अफ़गानिस्तान जाना पहले आसान था, अब अफ़गानिस्तान नहीं जाया जा सकता। तो ये जो एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू हुई है, वो किस हद तक जो है वो कैटर कर रही है वहाँ पे जो मरीज़ हैं उनकी ज़रूरियात को? देखिए, आबादी बहुत बड़ी है, 4 लाख की आबादी है। हमारा जो जहाज़ है उसने तकरीबन 15, 17, 18 चक्कर लगा लिए हैं, लेकिन ये बहुत कम है। हमारा जहाज़ जो है वो बहुत छोटा जहाज़ है, 6 सीटर जहाज़ है। यहाँ पे कम से कम भी जो है वो 20-25 सीटर जहाज़ होना चाहिए, जिसमें हम रोज़ाना की बुनियाद पे 10, 15, 20 पेशेंट्स जो हैं वो शिफ्ट कर सकें, और जो है वो अच्छी खासी मेडिसिन जो है वो सप्लाई कर सकें। तो गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो चले हैं, उन्होंने मेडिसिन दी हैं। इसके अलावा अब गवर्नमेंट जो है वो पैसेंजर्स भी हेलीकॉप्टर्स में शिफ्ट कर रही है, और पेशेंट्स भी जो है वो हेलीकॉप्टर में शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर, और जो उससे जो है वो रिलीफ मिलेगा। अभी ने भी वहाँ पे जो सपोर्ट स्टार्ट की है, वहाँ पे रिलीफ आइटम्स भेजना शुरू किए हैं, उससे हालात में कुछ बेहतरी आई है किसी हद तक? जी, बेहतरी तो यकीनन आई है ना, मेडिसिन वहाँ पे आना शुरू हो गई है, लेकिन ये वक्ती है। अगर ये 10-15 दिन, अगर ये मतलब इतना है मेडिसिन कि 10-12-15 दिन और चल जाएगी, इसके बाद फिर जो है वो इश्यूज़ बनेंगे। जब तक ये सड़क नहीं खुलेगी, मुस्तकिल बुनियाद पर अगर इसका मसला हल करना है तो कबाइल के दरमियान अमन कायम करना होगा, और जो है वो हुकूमत इसमें रोल अदा कर सकती है। सूबाई और वफाकी दोनों मिलके इस वक्त आपस में ना लड़ें, थोड़े दिन के लिए ना लड़ें इस मौजू पे, और इस मसले को सॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया बन सकता है अगर इसको नहीं जो है वो फोकस किया गया और इसको ध्यान नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया फैसल एदी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। इस वक्त एदी फाउंडेशन काम कर रही है कुरम के अंदर, और सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी वहाँ पे जो इमदाद भेजी जा रही है, अद्वियात वहाँ पे भेजी जा रही है, उससे आर्जी तौर पर एक रिलीफ तो वहाँ पे मिला है वहाँ के आवाम को, लेकिन जाहिर है देर पा फ़ायदा इस सूरत हाल में तभी वहाँ के रिहायशियों को मिल सकता है। ज़ाहिर है वहाँ पे तालीमी इदारे बंद हैं, हर तरह की वहाँ पे सहूलियात हैं, बैंकिंग की हो, फ्यूल हो, वहाँ पे खाने पीने के अशिया हो, सब कुछ बंद है। और देर पा हाल सारे मसले का यही है कि जो कबाइल हैं जिनके दरमियान तनाज़ात चल रहे हैं, इन तनाज़ात को हल किया जाए। जो जरगा होना था उसके बाद, वो जरगे के बाद जो फैसले हुए थे कि डी वेपनाइज किया जाएगा पूरे इलाके को, पोस्टें ख़त्म की जाएंगी, उस ज़िम्मे में अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो उस इलाके के अवाम को देर पा फ़वाइद हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।